गुड मॉर्निंग सभी छात्र छात्राओं को, अजीज मित्रों को और संपूर्ण प्रतियोगिता से जुड़े हुए जितने भी तैयारी करने वाले बंधु हैं उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और स्वस्थता के लिए परमपिता परमेश्वर से कामनाएं। मैं सोचता हूँ आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और नियमित रूप से आप अपना जो अध्ययन कार्य है उसको सुचारू रूप से आप करते होंगे। छात्रों, कल हमने बात की थी मूल अधिकार पर और मूल अधिकार का जो पार्ट संख्या जो 3 था वो कल पूरा हो चुका था और 31वां अनुच्छेद संपत्ति का अधिकार और संपत्ति के अधिकार के अलावा 4 अधिकार और थे। एक 265 का अनुच्छेद था जिसमें कोई भी संसद की अनुमति के बिना या कानून के बिना कोई नया कर आरोपित नहीं हो सकता। 300 भाग क में संपत्ति का अधिकार था, उसको संरक्षित किया। 301 में व्यापार वाणिज्य की शक्ति थी, 325 में राजनीतिक क्षेत्र में भाग और 326 में वोट देने का अधिकार था। अब आगे चलते हैं नए अंदाज में। मूल अधिकारों में जो अनुच्छेद है वो 32 है। मूल अधिकारों में जो अनुच्छेद है वो कितना है? अनुच्छेद 32 है। और अनुच्छेद जो 32 है वो अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहते हैं, इसका क्या है वो देखिए। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको क्या B.R. अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा का, भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा का, अंबेडकर साहब ने कहा है इस अधिकार की कल्पना के बिना संविधान में मूल अधिकार शून्य है। यानी इस अधिकार के बिना जो मूल अधिकारों की कल्पना वो शून्य है। मूल अधिकारों की कल्पना को क्या माना गया है? मूल अधिकारों की कल्पना को शून्य माना गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में आत्मा कहा, मूल अधिकारों की कल्पना इनके बिना करना संभव नहीं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में पहला अधिकार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में भी इसका उल्लेख हुआ है और इसमें एक बात कही गई है, अगर आप किसी व्यक्ति को किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार करते हो या संभावना को आप तय करते हुए गिरफ्तार करते हो तो उस व्यक्ति का अपराध, व्यक्ति के अपराध को सहित प्रमाण 24 घंटे में न्यायालय में उपस्थित किया जाए, उपस्थित किया जाए। और अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। और ये कौन सा अधिकार है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार है जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में। लेकिन आप ये भी कह सकते हो सर अनुच्छेद जो 22 है उसमें आपने 2 रूप पढ़ाए, एक सामान्य दंड संहिता जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण और एक आपने निवारक निरोध संहिता पढ़ाई थी जिसमें किसी आपराधिक विध्वंस और देश की अस्मिता को, अखंडता को क्षति पहुंचाने का प्रयास कोई करता है तो उसको आप 3 महीने तक गिरफ्तार करके उससे पूछताछ कर सकते हो। ये चीज है वो अलग है, वो इस दंड संहिता में नहीं है। दूसरा बिंदु इसका है परमादेश। देखो परमादेश क्या होता है? ये जो परमादेश है उस परमादेश के अंतर्गत एक बात आती है, जैसे उच्चतम जो न्यायालय है, कौन सा न्यायालय है? उच्चतम न्यायालय। जब वो देश में कोई कानून जारी करता है, आदेश जारी करता है तो संपूर्ण देश के उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय
उसके अधीन आने वाले संपूर्ण संस्थाएं आम नागरिक को उनके अनुसार चलना पड़ता, उसको मान्य करना पड़ता, उसकी अवमानना नहीं कर सकता, उसके आदेश को मानना पड़ता है। इसलिए उस आदेश को आप क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। परमादेश का मतलब होता है मैं आज्ञा देता हूँ या आज्ञा दी जाती है, वो आज्ञा दी जाती है, उसको परमादेश कहा जाता है। और ये नहीं कहा जा सकता कि भाई ये मेरे ऊपर वो कौन है कहने वाला, नहीं। जो उच्चतम निकाय है उनके, जो कनिष्ठतम निकाय जो है उनके अधिकारों को मानना या आदेशों को उनको मानना पड़ेगा। उत्प्रेषण क्या चीज है? उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है? देखिए एक बात जानिए, उससे देखिए। कोई मामला है जो उच्चतम क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोई मामला उच्चतम अधिकार क्षेत्र में आता है, अधिकार क्षेत्र में आता है, तो उच्चतम अधिकार क्षेत्र में आने के कारण जो कनिष्ठतम संस्था है या कनिष्ठतम व्यवस्था है वो ये घोषित कर दे कि ये मामला उच्चतम परिसर के सुनने लायक है। जैसे उच्च न्यायालय ये घोषणा कर दे कि ये मामला उच्चतम न्यायालय को प्रेषित किया जाता है, ये मामला उनके सुनने लायक है, तो इसके अंतर्गत उसे क्या कहा जाता है? उत्प्रेषण कहा जाता है। कोई कनिष्ठ संस्था वरिष्ठ को भेजती है, किसको? कनिष्ठ संस्था वरिष्ठ को क्या करती है? वरिष्ठ को प्रेषित करती है। कोई कनिष्ठ संस्था वरिष्ठ को जब प्रेषित करती है, उस वरिष्ठ को प्रेषित करने को क्या कहा जाता है? उत्प्रेषण कहा जाता है। उत्प्रेषण के नाम से जानते हैं। तो 3 बिंदु हो गए। चौथी चीज यह है कि जब बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश और उत्प्रेषण है, उसके बाद प्रतिषेध है। क्या आता है यहाँ पर? प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या होता है? कई बार क्या होता है कि अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर दूसरे के अधिकार क्षेत्रों का अतिक्रमण किया जाता है, तो उस कार्य को वहीं रोका जा सकता है, उसे प्रतिषेध कहते हैं। जैसे मान लो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 है और 124 में प्रारंभिक जो उच्चतम न्यायालय है, और अनुच्छेद 131 है जिसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। जैसे 2 राज्यों के बीच विवाद, राज्य और केंद्र के बीच विवाद, राज्य एक से अधिक राज्यों के मध्य, और ये बात स्वाभाविक है कि ये उच्चतम न्यायालय के सुनने लायक है, इनके सुनने लायक ही नहीं है। फिर भी अगर उस मामले का विवाद अगर उच्च न्यायालय सुनने का प्रयास करता है, तो उच्चतम न्यायालय उसको क्या कर सकता है? प्रतिषेध कर सकता है। कोई विवाद उच्च न्यायालय के लायक है, जिला न्यायालय सुन रहा है उसको, तो वो मर्यादा का उल्लंघन है, तो उसको बीच में क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। तो प्रतिषेध क्या होता है? कोई कनिष्ठतम संस्था वरिष्ठतम संस्था के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती है, तो उस कार्य को वहीं क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। ये बात आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आपको लागू करनी होगी कि प्रतिषेध किसे करते हैं? जब कोई कनिष्ठतम संस्था वरिष्ठतम संस्था के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती है, तो उस कार्य को वरिष्ठतम संस्था वहीं रुकवा सकती है। इस रुकवाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिषेध कहते हैं। अगली चीज इसके अंतर्गत आती है अधिकार परीक्षा। देखो एक बात मैं आपसे फिर बता दूं, कई बार आपने ऐसा सुना है, कारण बताओ नोटिस का जिक्र आपने सुना है। कई बार एक व्यक्ति अपने अधिकारों का उल्लंघन करता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, कोई शिक्षक है, मैं शिक्षक हूं, मेरा काम पढ़ाना है और मेरे को जिम्मेदारी दी गई है आपको 7 से लेकर 12 बजे तक अध्यापन कार्य करवाना है, और वहां वो टीचर उस 7 से 12 बजे तक अपनी स्कूल में न जाकर कहीं और तरीके से वो घूम रहा फिर रहा, तो वो अधिकार का उल्लंघन है। एक शिक्षक का अलावा एक अधिकारी है, ग्राम सेवक का पटवारी है, उसका उपस्थित होकर ग्राम की समस्याओं का निदान करना है, और वह शराब के नशे में धुत होकर अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत यानी वो जो अधिकार का दुरुपयोग उसके द्वारा किया जाता है, उस अधिकार के दुरुपयोग से उसे संज्ञान लिया जा सकता है, और उस लिए गए संज्ञान को क्या कहा जाता है? अधिकार पर्चा कहा जाता है। इस अधिकार पर्चा में आप कहते हो कारण बताओ जो नोटिस है, उस कारण बताओ नोटिस के रूप में आप उसे उल्लेखित कर सकते हैं।
तो भारतीय संविधान के अंतर्गत ये 32वां जो अनुच्छेद है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, लेकिन ये सारे विवाद है वो 2 अनुच्छेदों के अंतर्गत आते हैं। अगर आपने सर्वोच्च न्यायालय में आप या उच्चतम न्यायालय में अगर आप रिपोर्ट दर्ज करते हो इनमें, तो आप 32 के अनुच्छेद में करोगे। कितने के अनुच्छेद में करोगे? 32 के अनुच्छेद में करोगे। और अगर आप इस बात को उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करते हो तो 226 का जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, उसके अंतर्गत आप इसे 226 के आर्टिकल में आप इसे क्या करोगे? व्यवस्थित करोगे। ये बात आपको यहाँ पर प्रेषित की जाती है, ये यहाँ पर प्रेषित रूप में इनको कार्य किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो आपकी है वो आती है यहाँ पर किस तरीके से और कैसे इनका उल्लेख किया जाता है। अब भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेद ऐसे, जैसे 33 का अनुच्छेद है, 34 का अनुच्छेद है और जो है वो 35 का अनुच्छेद, इसके अंतर्गत जो है वो उल्लेखित किया जाता है। अब क्या अनुच्छेद वहां पर उल्लेखित होते हैं उसे आप देखेंगे। यहाँ पर भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 33 आपको क्या कहता है उसे देखिए। तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत जो उल्लेख है, सशस्त्र बल, लोक व्यवस्था, देखो एक चीज आती है, सशस्त्र बल, लोक सेवा, उसके अलावा प्रति सूचनात्मक, असूचनात्मक, और उसके अलावा जो संचार के साधन है, उन संचार के साधनों के जो अधिकार है उनको विषम परिस्थिति या कुछ विशेष परिस्थिति में क्या किए जा सकते हैं? सीमित किए जा सकते हैं। तो भारत के संविधान का आर्टिकल कितना है? 33 का जो आर्टिकल है, इसके अंतर्गत सशस्त्र बल आएंगे, सदस्य आएंगे, असूचना आएंगे, उनको परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पर आएंगे सशस्त्र बल, सशस्त्र बल के अलावा यहाँ पर आएंगे लोक अपवाद, लोक अपवाद के अलावा यहाँ पर आएंगे संचार के प्रतिनिधि, संचार के प्रतिनिधियों के अलावा यहाँ पर आएगा ब्यूरी, ब्यूरी के अलावा यहाँ पर आएगा सूचना, प्रतिसूचना का जो प्रतिनिधित्व जो व्यक्ति करते हैं, यानी जो सशस्त्र बल के अंतर्गत ये बात यहाँ पर आती है, लोक व्यवस्था के जुड़े हुए मामले आते हैं। तो इनमें अगर यहाँ पर कोई देश के हित की बात आती है तो हित में इन मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है या परिवर्तन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है। 34 में मार्शल आएगा। सशस्त्र बल का मतलब होता है सेना, और लोक अपवाद या लोक सेवक जो यानी जो अधिकार जो देश का शासन चलाने वाले हैं, संचार के प्रतिनिधि, मीडिया बंधु, न्यायिक मामले, आसूचना और प्रतिसूचना, जो संचार के जितने भी साधन है, अगर उनमें देश की परिस्थिति के अनुसार संसद को निर्णय लेना पड़े तो उस समय वो उनके मूल अधिकारों में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है या उनको यानी प्रतिबंधित कर सकता है। अनुच्छेद 34 जिसके अंतर्गत एक कानून लागू होता है, मार्शल लॉ, जिसको आप क्या कहते हैं? सैनिक कानून कहते हैं। देखो सेना का नियम अलग होता है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है और तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, उन तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के रूप में वो इस कार्य का संचालन करता है, किस तरीके से व्यवस्था करता है। इसमें होता है देश के जो सैन्य व्यवस्थाएं हैं उनके द्वारा जब कोई कानून बनाए जाते हैं तो उन कानूनों के ऊपर सेना स्वतंत्र होती है, संसद उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। यानी सैन्य व्यवस्था में बने कानून संसद को मान्य होते हैं अगर संसद उचित समझे तो उनमें क्षतिपूर्ति कानून बना सकती है, और वो भी किसके लिए? सेना में अनुशासन के लिए।
अनुशासन, ध्यान से देखना, अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ सैनिक कानून जिसके अंतर्गत बने कानून संसद को मान्य होते हैं कि वो सेना के हित के कानून जो भी बने होते हैं, लेकिन संसद उसमें उचित समझे या सेना में अनुशासन के लिए उस पर कुछ क्षतिपूर्ति कानून व्यवस्थाओं का निर्माण कर सकती है या व्यवस्थाएं उसके द्वारा लागू की जा सकती है। भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद है और वो 35 है। संसद मूल अधिकारों को प्रभावी करने के लिए कुछ उनमें नए अधिनियम बना सकती है। यानी संसद जो है वो मूल अधिकारों को प्रभावी करने के लिए यानी उनमें क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, अधिनियम बना सकती है। तो यानी कहने का मतलब संसद मूल अधिकारों को प्रभावी करने के लिए कुछ अधिनियम बना सकती है, कुछ अधिनियम बना सकती है। जैसे अवसर की समानता है, 16 का जो अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत लोक नियोजन की नौकरियों के अंतर्गत आपको बराबर का स्थान, लेकिन पदोन्नति में वो आरक्षण नहीं था, फिर उसको लागू किया। 17 का अनुच्छेद है अस्पृश्यता का, जिसमें 1955 अस्पृश्यता कानून बना, अस्पृश्यता कानून 1955 बना। फिर इसे नागरिक सुरक्षा कानून का रूप दिया गया 1976, बनाए गए दोनों कानून। तो संसद चाहे तो यानी कि भारतीय संविधान के किसी भी भाग अनुच्छेद को प्रभावी करने के लिए उस पर कुछ कानून बना सकती है। तो 33 में सशस्त्र बल, लोक जो शक्ति है हमारी, अपवाद, अपवाद का मतलब होता है उनके लिए एक विशिष्ट अधिकार, संचार के प्रतिनिधि, ब्यूरो, आसूचना, प्रतिसूचना, हित में ध्यान में रखते हुए, देश के हित को ध्यान में रखते हुए मूल अधिकारों को प्रतिबंधित या परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास है। मार्शल लॉ सैनिक कानून, सेना में बने हुए कानून संसद को मान्य होते हैं, लेकिन संसद उचित समझे तो उनमें कुछ क्षतिपूर्ति कानून बना सकती है, वो भी किसके लिए, सेना में अनुशासन के लिए। संसद मूल अधिकारों को प्रभावी करने के लिए कुछ अधिनियम बना सकती है, उन अधिनियमों का निर्माण कर सकती है और उसके अंतर्गत जैसे अस्पृश्यता कानून है, लोक अदालत जो कानून है, इन सारी चीजों के ऊपर यानी कि वो क्या कर सकती है, कानूनों का निर्माण उनके द्वारा किया जा सकता है। तो ये काफी चीजें इसके अंतर्गत आती है। अब दूसरी चीज यहाँ पर आती है, वो क्या आती है, नीति निर्देशक तत्व। ये तो मूल अधिकारों की बात है जो भारत के संविधान का भाग नंबर 3 में था और इसको प्रभावी 35 तक मैंने आपके सामने रखा है, वो आपको यहाँ से करना है। अब यहाँ से एक चीज आती है, नीति निर्देशन तत्व। देखो नीति निर्देशन तत्व है, ये हमने कहाँ से जोड़े हैं, तो आप इसके ऊपर एक शब्द लिखोगे, आयरलैंड के संविधान से जोड़े। आयरलैंड से हमने 3 चीजें ली है। एक तो राज्यसभा के 12 सदस्य जो हम मनोनीत करते हैं, वो राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन हमने यहाँ से लिया। और एक आपका जो निर्वाचन मंडल है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, वो भी हमने आयरलैंड से लिया। लेकिन एक चीज फिर क्लियर कर दूं, राज्यसभा का निर्वाचन जो सदस्यों का आता है वो दक्षिणी अफ्रीका से है। तो यहाँ निर्वाचन मंडल भी हमने लिया, वो भी ऐसे लिया, 12 सदस्य हमने लिए। नीति निर्देशन तत्व के बारे में आइवर जेनिंग्स ने कहा, जेनिंग्स ने इसे क्या कहा है, इसे भारत में फेबियन समाजवाद की स्थापना का प्रतिरूप माना है। यानी भारत में फेबियन समाजवाद की स्थापना का सूचक माना है। एक बात मैं आपको बता दूं, समाजवाद क्या होता है। समाजवाद जिस देश में उत्पादन, वितरण, संसाधन, योजना, कार्य, इन सब के ऊपर किसका अधिकार होता है, राज्य का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है,
राज्य का अधिकार होता है, वही क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। और थेवियन समाजवाद का मतलब क्या है यहाँ पर? कि यानी आइवर जेनिक्स कहते हैं कि यहाँ पर राज्य की शक्ति को विकसित किया गया है या राज्य को एक सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली संस्था बनाने का प्रयास किया गया है। तो उत्पादन, वितरण, संसाधन और योजना पर राज्य का अधिकार होता है, उसे आप क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। तो आइवर जेनिंग्स ने इस बात के बारे में कहा। दूसरी बात, जॉन ऑस्टिन है जिन्होंने संप्रभुता का सिद्धांत दिया है। ऑस्टिन जिसने कौन सा सिद्धांत दिया था? संप्रभुता का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया भाई ऑस्टिन ने? संप्रभुता। और ऑस्टिन ने नीति निर्देशन तत्व को राज्य की आत्मा कहा। राज्य की क्या कहा? आत्मा कहा। ये राज्य की आत्मा क्या है? यानी देखो कई बार ऐसा आता है कि बेपनाह मोहब्बत ही आपसे हम बयां नहीं कर सकते, जीवन के उस झरोखे में बैठे थे, देख के भी चाहत का इजहार कर नहीं सकते, हम आपसे दूर थे और तुम हमसे दूर थे, लेकिन फिर भी मोहब्बत के एहसास को बयां कर नहीं सकते थे। हम वो खामोश आंसू थे, आग की पलकों में है लेकिन बह नहीं सकते थे। बह जाते बन पानी तो दुनिया हम पर हंसती, क्योंकि हम तुम्हें दिल और जान से चाहते थे, लेकिन वारदात थी मौके की कुछ और, इसलिए बयां कर नहीं सकते। तो ये काफी बातें आती हैं। वही बात, ये राज्य का एक स्वरूप है, आत्मा है, भाव है, मन है। कई बार तो आप सुनते हो कि मैं उसे दिल और जान से चाहता हूँ। न कोई जान होती है न कोई दिल होता है, क्योंकि चाहत होती है वो मस्तिष्क का खेल होता है। ये बात सबसे बड़ी चीज होती है। तो यानी नीति निर्देशन तत्व है वो राज्य की क्या होती है? आत्मा होती है। ये बात किसने कही? ऑस्टिन ने। नीति निर्देशन तत्व का सलाहकार कौन था? वो सलाहकार था पीएन राव, यानी बर्मिंघम नरसिंह राव नामक जो व्यक्ति है वो थी। ये संविधान के सलाहकार है। लेकिन अगर यहाँ पर संविधान का सलाहकार आपसे पूछता है तो भी आप क्या लिखोगे? संविधान के सलाहकार में आप लिखोगे दिया। लेकिन अगर यहाँ पर संविधान का शिल्पकार पूछ लिया जाए, संविधान का क्या पूछ लिया जाए? शिल्पकार पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर आप लिखोगे बी.आर. अम्बेडकर, जो भारत के संविधान के एक मसीह है। इस बी.आर. अम्बेडकर को भारत का पहला क्या था? ये विधि मंत्री था। कौन सा मंत्री था? विधि मंत्री। बी.आर. अम्बेडकर ने यानी एक सबसे बड़ी बात लिखी थी, पार्टीशन इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवेंद्र सिंह की लिखी हुई है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवेंद्र सिंह की, पार्टीशन द इंडिया एंड पाकिस्तान अम्बेडकर की, समता अम्बेडकर की है, जनता अम्बेडकर की है। और अम्बेडकर की जन्म दिवस 14 अप्रैल को आता है। अम्बेडकर ने अंतिम जीवन में बौद्ध धर्म कबूल कर लिया था और अम्बेडकर भारत के संविधान के मूल आधार स्तंभ थे, बाबा साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे। तो इस पीएन राव ने सलाह दी। लेकिन नीति निर्देशक तत्व का जो प्रारूप है वो प्रारूप किसने बनाया था? तेज बहादुर स्प्रू के द्वारा बनाया गया। तो यानी कहने का मतलब नीति निर्देशक तत्व का जो प्रारूप है वो किसके द्वारा बनाया गया है? जो तेज बहादुर सिंह जो स्प्रू है, उस तेज बहादुर सिंह स्प्रू के द्वारा ये प्रारूप उस समय नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। ये बात यहाँ पर आती है। अब नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के भाग नंबर कितने में है? 4 में। तो आप यहाँ पर एक शब्द लिखोगे कि नीति निर्देशन तत्व है, भाग संख्या कितनी है? 4। और आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 36 to 51 है। तो 36 to 51 आर्टिकल और भाग संख्या क्या है? 4 है। और नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के भाग नंबर 4 में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। अब आर्टिकल की बात की जाए तो 36 का आर्टिकल है। इस 36 के आर्टिकल में राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा इसके अंतर्गत दी गई है। कौन सी परिभाषा? नोटेड बिंदु अगर आपको करना है, यही परिभाषा आपने कौन से आर्टिकल में पहले दी है? तो आपने अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दी।
यही परिभाषा आपने कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 12 के अंतर्गत भी आपने राज्य की परिभाषा के बारे में यही लिखा है कि आर्टिकल जो उसमें 12 में भी इसी परिभाषा दी है। अनुच्छेद 37 में न्यायालय द्वारा परिवर्तन करने योग्य है, लेकिन ये वाद करने योग्य नहीं है। कहने का मतलब अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्व है, निर्देशन तत्व है। एक राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को तय करते हैं। एक राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को तय करते हैं। अब जब राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को तो तय करेंगे नीति निर्देशक तत्व, लेकिन ये वाद योग्य नहीं है, इसको न्यायालय में नहीं रखा जा सकता। आप विवाद नहीं कर सकते, वाद योग्य नहीं है, न्यायालय योग्य नहीं है। ये बात आपको इसके मनन में रखनी पड़ेगी कि ये वाद योग्य नहीं है। ये भारत के संविधान का आर्टिकल कितना 37 है। ये दोनों बहुत अच्छे हैं। बच्चों, हर चीज को बड़ी लगन से पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, और ये चीजें जब तक अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो वही चीज हो जाती है। कहते हैं तेरे चेहरे की मायूसी इस कदर से होके गुजरी है, कुछ मेरी बात और कुछ तेरी बात हद से होकर गुजरी है। तेरी मेरी रात में सिर्फ फिर्क इतना है कि तेरी सो के गुजरी है और मेरी रो के गुजरी। जो तैयारी करते हैं वो निश्चिंत है, जो नहीं करते हैं वो पछतावे में। तो वही चीज यहाँ पर आती है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38, भारत के संविधान के 38, आपको मैंने प्रस्तावना में एक चीज पढ़ाई थी और 3 तरीके की न्याय मैंने पढ़ाई थी। भारतीय संविधान का आर्टिकल 38 में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो न्याय है उस न्याय का जिक्र यानी इसके अंतर्गत किया है। अनुच्छेद कितना है? 38 है, और अनुच्छेद 38 के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख इसके अंतर्गत किया है। लेकिन 44वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था उस 44वां संविधान संशोधन 30 अप्रैल 1978, मोरारजी देसाई पीएम थे उस समय। इसमें क्या कहा गया कि यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय आपको प्रदान की गई है। लेकिन 44वें संवैधानिक जो संशोधन दिया गया है उस 44वें संवैधानिक संशोधन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य जो है वो आय, प्रतिष्ठा, अवसर, राज्य आय, प्रतिष्ठा व अवसर की असमानता, ध्यान से देखिए भाई, 44वें संवैधानिक संशोधन में यह बात कही गई कि राज्य आय, प्रतिष्ठा, उसके बाद में अवसर की जो असमानता जो है वो उसको कम करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। क्या करेगा भाई? प्रयास करेगा, कम करने का प्रयास करेगा। यानी राज्य की जो आय होती है, प्रतिष्ठा होती है, वो सबके कल्याण के लिए लगेगी क्योंकि सामाजिक समानता। लेकिन जो राज्य की आय में प्रतिष्ठा और यहाँ दोनों बिंदु है जहाँ राज्य की भूमिका है और अवसर की समानता, क्योंकि कई जगह राज्य को व्यक्ति के विकास में बड़ा बाधक माना गया है, तो वहां उस आधार पे जो अवसर की असमानता होती है कि वंश, जाति, लिंग के आधार पर जो होता है। लेकिन आप एक बात और बता दें, जैसे कुछ जगह पर विशेष उपबंध है लोक नियोजन की नौकरी में, वो केवल एक सामाजिक स्तर को बराबर लाने का प्रयास है, सामाजिक व्यवस्था को बराबर लाने का प्रयास है, इसलिए वहां पर यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकती। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 में 5 भाग है और 5 भाग में एक पहली बात आती है, राज्य द्वारा स्त्री व पुरुष को समान आजीविका के अधिकार दिए गए। राज्य द्वारा स्त्री व पुरुष को समान आजीविका के अधिकार दिए गए। समान वेतन,
समान मजदूरी, समान वेतन, समान मजदूरी व्यवस्था की गई थी। ये व्यवस्था 1976 से की गई थी। अधिनियम अलग बना था राज्य द्वारा, स्त्री और पुरुष को बराबर का अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया था। पुरुष स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य, पुरुष स्त्री व कामगारों के उन्नत स्वास्थ्य व कल्याण के लिए प्रयास, यानी एक स्त्री है, पुरुष है, या औद्योगिक क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं, कामगार हैं, जिसको आप ये कह सकते हो कि भाई सुकुमार जो है, उनके लिए जो दुरुपयोग नहीं किया जाएगा उनके अधिकारों का, सुकुमारों के अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। राज्य द्वारा आजीविका के बराबर अधिकार होंगे, समान वेतन समान मजदूरी व्यवस्था होगी, स्त्री पुरुष कामगार उन्नत स्वास्थ्य के लिए, कल्याण के लिए, और सुकुमारों को अधिकार जो है उनके अधिकारों का हनन उनके द्वारा नहीं किया जाएगा। लास्ट बिंदु है इसका, और उसमें 42वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत 39 भाग F जोड़ा गया है, और 42वां संवैधानिक संशोधन जिसमें जो F